गुड मॉर्निंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो अगला जल स्रोत है हमारा नाडी। नाडी क्या होता है? तो तालाब का छोटा रूप। जो तालाब का छोटा रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाडी के नाम से जानते हैं। तालाब का जो छोटा रूप होता है इसे हम क्या कहते हैं? नाडी कहते हैं। और ये जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान अर्थात जैसे हम ये अरावली पर्वतमाला है तो इस साइड में ये पश्चिमी राजस्थान है, तो ये जो भाग है ना, इस भाग में ये जो नाडी है अत्यधिक प्रचलित होती है। और जो रेतीले जो टीले होते हैं, रेतीले जो भाग होते हैं, इनमें जो वर्षा का जल है वो एकत्रित कर लिया जाता है। वर्षा का जल क्या कर लिया जाता है? एकत्रित कर लिया जाता है। कहाँ एकत्रित किया जाता है? जो रेतीले भाग में जो ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं उनके बीच में ये बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं तो सामान्यतः ये 4 से 5 मीटर गहरी होती है। 4 से 5 मीटर ये गहरी होती है, अर्थात ज्यादा गहरी ये नहीं होती है। 4 से 5 मीटर ये गहरी होती है। इनका आकार तथा कम गहराई तथा वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण जल अल्पकाल के लिए इकट्ठा होता है। अर्थात क्या होता है कि इनकी जो गहराई है वो भी कम होती है, आकार इनका छोटा होता है और इसमें जो पानी आता है उसके साथ में मिट्टी भी आती है, तो ये क्या भर भी जाती है। तो इसका मतलब है इसमें जो पानी भरता है वो अल्पकाल के लिए इसमें पानी भरा जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि इन नाडियों के मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाता है। जो नाडी में जो मिट्टी भर जाती है इस मिट्टी को प्रतिवर्ष बाहर निकाला जाता है ताकि इसमें आगे फिर दोबारा से जो पानी है वो पर्याप्त मात्रा में भर सके। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में जो ग्रामीण जनसंख्या है और जो पशुओं और वन्य जीव है उनके लिए एक मुख्य स्रोत है जिनके माध्यम से क्या करते हैं? पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो पश्चिमी राजस्थान है इसमें नाडी का भी महत्व है। और अगला जो अब पढ़ने जा रहे हैं जो जल स्रोत हमारा वो है टांका। इनका प्राचीन समय में बहुत महत्व था। टांका पढ़ेंगे, टांका क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रणाली है ना, ये टांका भी पश्चिमी राजस्थान में अधिक मात्रा में बनाया जाता था और अभी भी बनाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में ये प्रचलित है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि ये जल संरक्षण का स्रोत है। इसको खेत में भी बनाया जाता है तथा घर में भी बनाया जाता है। ठीक है, खेत तथा घर दोनों जगह पर इसका निर्माण किया जाता है। भूमि में क्या करते हैं? 5 से 6 मीटर गड्ढा, 5 से 6 मीटर एक गड्ढा खोद देते हैं। 5 से 6 मीटर एक गड्ढा खोद देते हैं और ये गड्ढा खोद कर क्या करते हैं कि इसमें जो पानी है वो भर देते हैं। इसके ऊपरी भाग को पत्थरों और स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है। जो जैसे ये क्या करते हैं, जैसे टांका बना दिया, ठीक है ना, ये टांका बना दिया है, ये टांका बना दिया, तो इसमें क्या करते हैं जो ऊपर का जो भाग होता है ना, इस ऊपर के भाग को पत्थरों से और जो स्थान स्तर पर उपलब्ध उनके पास में संसाधन है उसको ढक देते हैं। इसका मतलब है कि एक तरीके से ऊपर से इसको कवर कर देते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद में क्या है कि घरों की जो छत है, जैसे ये छत है घर की, ठीक है, तो घर की छत पे वर्षा का जल आएगा, वर्षा का जो जल है वो फिर बह के जाएगा, तो क्या करेंगे इसमें से एक पाइप लगाएंगे। ठीक है ना, ये पाइप लगाएंगे और पाइप फिर इसमें लाकर छोड़ेंगे, तो ये जो वर्षा का जल है ये वर्षा का जल इसमें भर जाएगा और वर्षा का जल भर जाएगा, धीरे धीरे ये साफ हो जाएगा और इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके आंतरिक भाग में पानी रिसता है ना, इसलिए आंतरिक भाग में क्या करते हैं? राख व बजरी का लेप किया जाता है। राख और बजरी का क्या किया जाता है? लेप किया जाता है। राख और बजरी का क्या किया जाता है? लेप कर दिया जाता है। ठीक है ना, और इससे जो रसाव है वो नहीं होता और कटाव भी रुक जाता है। राजस्थान में जो जल स्वावलंबन योजनाएं चलाई गई है उस जल स्वावलंबन योजना का भी यही हिस्सा है जिनमें टांकों का संरक्षण किया जाए, अधिक से अधिक इनके मरम्मत का कार्य किया जाए, निर्माण किया जाए, इस पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ये जो टांके हैं वो कहाँ होते हैं? पश्चिमी राजस्थान में होते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं?
खेत पर बनाए जाते हैं, घर पर बनाए जाते हैं। गहराई 5 से 6 मीटर होती है और एक पक्की संरचना होती है ना, पक्की संरचना होती है। पत्थरों का उपयोग किया जाता है ढकने के लिए, राख और बजरी का लेप कर दिया जाता है नीचे की साइड में, ठीक है। अब इसके बाद में जो 5वां पढ़ेंगे वो है जोहड़। पांचवा जो जल का स्रोत है हमारा, जिसको हम पानी को परंपरागत तरीके से बचाते हैं, उसके बाद में है जोहड़। अर्थात जोहड़ क्या होता है? तो जोहड़ ये शेखावटी और हरियाणा में, शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी और हरियाणा। शेखावटी में आप समझ गए, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। और शेखावटी क्षेत्र में क्या करते हैं, पानी को बचाने के लिए जोहड़ बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका जो आकार है वो आकार किसके समान होता है? टांके के समान होता है। जो टांका होता है उस टांके के समान ही इनका आकार होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। इनके आंतरिक भाग में राख और बजरी का लेप कर दिया जाता है। जैसे टांके में राख और बजरी का लेप किया जाता था, वैसे के वैसे इनमें भी एक तरीके से हम कहें कि टांके के समान ही है, परंतु इसके ऊपरी भाग में टांके से बड़ा और गोलाकार होता है। जो ऊपर का भाग होता है ना, ऊपर का जो भाग होता है ये टांके से बड़ा भी होता है और एक तरीके से गोलाकार होता है। गोलाकार टांका भी होता है, टांके का जो आकार है वो भी गोलाकार होता है। और जो जोहड़ होता है इसका आकार भी, ये जोहड़ है, जोहड़ का आकार भी गोल होता है, लेकिन ये जो भाग है इसका ऊपर वाला ये बड़ा होता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, वर्षा का जो जल है वो इकट्ठा कर लिया जाता है। जैसे छत का पानी आएगा वैसे ही जो जोहड़ है उसको भी भर लिया जाएगा। ये पशुओं के लिए उपयोगी है, पशुओं को पानी पिलाने के लिए तथा मानव पेयजल के लिए, मानव पेयजल के लिए उपलब्ध है। तो पश्चिमी राजस्थान में टांके अधिक प्रचलित है, लेकिन जो शेखावटी क्षेत्र है, इस शेखावटी क्षेत्र में हम कहें तो जो जोहड़ है उनका प्रचलन अधिक होता है, ठीक है। तो टांके का नाम आते तो आपका आंसर क्या होगा? पश्चिमी राजस्थान। जोहड़ का नाम आते क्या होगा? शेखावटी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बेरी या छोटी कुई, या बेरी या छोटी कुई किसे कहते हैं? तो ये पश्चिमी राजस्थान में बनाई जाती है। ये जो अगला है बेरी या छोटी कुई, ठीक है। तो ये बेरी या जो छोटी कुई है ये पश्चिमी राजस्थान में बनाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में एक स्रोत और है, वो है खड़ेन, है ना। तो खड़ेन बनाई जाती है, खड़ेन के अंदर ये बेरी या छोटी कुई बनाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि बेरी में, ये खड़ेन में बनाई जाती है और 5 से 6 मीटर गहरी होती है। गड्ढा खोद दिया जाता है 5 से 6 मीटर का, और फिर इसका निर्माण कर लिया जाता है। 5 से 6 मीटर का गड्ढा खोदेंगे, खोद कर इसको बना लेंगे। इसका जो व्यास है वो 2 से 3 फीट होता है। गहराई तो 5 से 6 मीटर तो क्या होती है, ये गहरी होती है, गहरी होती है। और 2 से 3 फीट इसका व्यास होता है। अर्थात इसकी जो चौड़ाई, जो गोलाई है वो गोलाई बहुत कम होती है। 2 से 3 फीट इसका टोटल व्यास होता है। इसकी दीवारों पर पत्थरों से बांधा जाता है। दीवारों को क्या कर देते हैं, पत्थरों से बांध देते हैं ताकि जमीन में धंसे नहीं। पत्थरों से इसको क्या कर देते हैं, एक तरीके से बना देते हैं। और भूमिगत जल रिसकर आता है। इसका जो नीचे का भाग होता है उसमें से क्या है, जो पानी है वो रिसकर आता है, ठीक है। तो खड़ेन के जो क्षेत्र होते हैं उनमें जल की मात्रा रहती है, इसलिए इसमें पानी रिसकर आता है, ठीक है। इसका जो उपयोग है वो गर्मी में करते हैं, गर्मी में इसका उपयोग करते हैं, गर्मी में इसका उपयोग करते हैं। और वहाँ स्थानीय भाषा में जो बेरी है, स्थानीय भाषा में
जो बेरी है वो कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? बेरी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में लोग इसको बेरी कहते हैं। और बाड़मेर में और ये जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। बाड़मेर में, पश्चिम राजस्थान में बाड़मेर में और जैसलमेर में, क्योंकि खड़ी भी यहाँ पर होते हैं तो खड़े होते हैं वहां पर ये बेरिया छोटी कुई होती है। तो बाड़मेर और जैसलमेर में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। बाड़मेर और जैसलमेर में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। अब देखिए इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो है खड़ी। अगला जो हमारा स्रोत है जल का वो है खड़ी। खड़ी के बारे में पढ़ेंगे। खड़ी क्या होता है? अब देखिए खड़ी क्या होता है। तो खड़ी में पश्चिमी राजस्थान में बनाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में जल को परंपरागत तरीके से संरक्षित करने के लिए क्या करते थे कि जो बचाया जाता था पानी को। तो इसमें क्या है, जैसलमेर जिले में ये जो प्रणाली है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये प्रणाली अपनाई गई थी खड़ी, जिसके माध्यम से जल को बचाया जाता था। अर्थात इन्होंने इसकी शुरुआत की, जल संरक्षण की एक प्रबंधन की एक नई तकनीक दी जो पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसलमेर जिले में जो पालीवाल ब्राह्मण है उन्होंने एक तकनीक विकसित की और उसके माध्यम से संरक्षण किया जाने लगा, जल का संरक्षण किया जाने लगा और ये पेयजल के लिए मुख्य रूप से उपयोग में आती है। ठीक है, इसमें क्या है, जो पहाड़ी भाग में जो वर्षा जल है वो बहते हुए जो ढाल है उनकी तरफ आता है। पहाड़ी क्षेत्रों से पानी बहेगा तो आएगा ढालों की तरफ आएगा। तो ये क्या करते हैं, ये कच्ची अथवा पक्की मेड़ बना देते हैं। क्या कर देते हैं, कच्ची या पक्की मेड़ बना देते हैं। कच्ची या पक्की मेड़ बना देते हैं और कच्ची और पक्की मेड़ बनाकर ये क्या कर देते हैं, पानी को रोक देते हैं। और इसका जो अतिरिक्त जल है, जैसे मान लो इन्होंने ये खड़ी बना दी तो इसमें ये पानी आगे बढ़ गया। ठीक है, कच्ची या पक्की दीवार बना दी तो ये जो दीवार है, अब इधर से जो पानी आएगा इस दीवार के ऊपर से आएगा। ठीक है, जब इस दीवार के ऊपर से आएगा तो इसके दूसरे भाग में क्या करते हैं, इस दूसरे भाग में भी फिर क्या कर देते हैं, दूसरे भाग में भी खड़ी बना देते हैं। दूसरे भाग में खड़ी बनाते हैं, उससे जो अतिरिक्त जल है वो उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भूमिगत जल है, इस भूमिगत जल में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, जो भूमि का जल है, इस भूमिगत जल में क्या होती है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। एक तो नमी बनी रहेगी और भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा। भूमिगत जल स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पानी बढ़ा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि की जा सकती है, उसमें नमी बनी रहती है। खरीफ और रबी दोनों फसलें आसानी से पैदा कर लेते हैं। खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों फसलें आसानी से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से क्या कर लेते हैं, सिंचाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये खड़ी का महत्व हमने समझा। तो इस तरीके से ये हमारे जल के कुछ स्रोत थे। इसके अलावा ये तो परंपरागत विधियां हैं, इसके अलावा कुछ आधुनिक विधियां हैं। ये आधुनिक विधियां भी मैं बताता हूँ। परंपरागत तरीके से हमने जल को बचाना सीख लिया कि परंपरागत तरीके से कैसे कैसे जल को बचाया जाता है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो आधुनिक विधि है, आधुनिक विधि के द्वारा भी जल को बचाया जाता है। तो आधुनिक विधि के द्वारा, ठीक है, आधुनिक तरीके से कैसे अपनाएंगे। जैसे सबसे पहला है एनीकट निर्माण, दूसरा है बांध बनाना, ठीक है, तीसरा है छत वर्षा जल संग्रहण, जिसको अपन बोलते हैं रूफ टॉप। ठीक है, इसके बाद में
फव्वारा सिंचाई प्रणाली, फव्वारा सिंचाई प्रणाली, ठीक है। इसके बाद में बूंद सिंचाई प्रणाली, ठीक है। तो ये कुछ आधुनिक विधियां हैं। आधुनिक विधियों के द्वारा भी हम जो पानी है, जो जल है, इसको संरक्षित कर सकते हैं। तरीके हैं अलग अलग पानी को संरक्षित करने के। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? तो सबसे पहला है एनीकट का निर्माण करना, अर्थात एनीकट का निर्माण करके हम क्या कर सकते हैं? जल को बचा देते हैं। क्या होता है, जो ढलान होती है, इस ढलान में जैसे इधर से ढलान है तो इधर पानी बह के आएगा, तो यहाँ पे क्या है, दीवार बना देंगे छोटी से, तो यहाँ पर ये पानी भर जाएगा। पानी भर जाएगा, ये पानी ग्रीष्म ऋतु में ये काम आएगा। इस तरीके से जैसे पशु होते हैं, पशुओं को पानी पीने के लिए, पशु पक्षियों को पानी पीने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, नमी बनी रहती है। आसपास के क्षेत्रों में एनीकट के माध्यम से सिंचाई भी कर सकते हैं। बांध बनाते हैं, आप जानते हो, नदीगढ़ी परियोजनाएं बनाई गई है वर्तमान समय में, जिनके माध्यम से जल को अधिक से अधिक बचाया जाता है, ठीक है। और कई प्रकार से नहरें निकाली जाती है, सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। तो ये बांधों का महत्व हो गया। छत वर्षा जल संग्रहण, इसमें क्या होता है कि जो अपना मकान होता है, इस मकान की जो छत होती है, इस छत पर पानी गिरता है और वो पानी बह के बेकार चला जाता है, हमारे कोई उपयोग में नहीं आता। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो पानी गिरेगा छत पर, जो वर्षा का पानी गिरेगा, इस वर्षा के पानी को एक पाइप के माध्यम से नीचे लाएंगे। यहाँ पर एक होज बना देंगे, एक गड्ढा बना देंगे, बहुत बड़ा गड्ढा खोद देंगे, तो ये पानी आकर इसमें भर जाएगा। जब ये पानी इसमें आकर भर जाएगा, धीरे धीरे ये पानी में जो कचरा था वो नीचे बैठ जाएगा, साफ हो जाएगा। इसका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, ठीक है। इसके अलावा पेड़ पौधों में पानी देने के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगली जो है वो है फव्वारा सिंचाई प्रणाली। फव्वारा सिंचाई में क्या होता है, पानी को बचाने के लिए, क्योंकि पानी क्या है, जो मानव उपयोग के लिए वो बहुत कम है, तो इसको हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक बचाएंगे। तो पानी को अधिक से अधिक बचाने के लिए जब सिंचाई करेंगे तो सिंचाई में एक प्रणाली अपनाएंगे हम, जिसका नाम है फव्वारा सिंचाई प्रणाली। फव्वारा सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पानी को आसानी से बचाया जा सकता है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो पानी है वो बहुत कम लगता है और फसल भी अच्छी पैदा होती है, ठीक है। इसके बाद में बूंद सिंचाई प्रणाली। इसमें क्या है कि वर्तमान में पानी की समस्या को देखते हुए सिंचाई करने के लिए एक प्रणाली और बनाई गई है, जिसका नाम है बूंद सिंचाई प्रणाली। बूंद सिंचाई प्रणाली में क्या होता है कि जो पानी होता है, इस पानी को जब पौधे में दिया जाता है तो बूंद बूंद के माध्यम से जाता है, ठीक है, ड्रिप बोलते हैं इसको ना, तो वो बूंद बूंद के माध्यम से जाता है, ठीक है। और जो पौधा है, उस पौधे में नमी बनी रहती है और फसल अच्छी पैदा होती है और पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, आसानी से फसल को प्राप्त कर लिया जाता है। इसमें किसी प्रकार का एक तरीके से जो पानी है, उस पानी का दुरुपयोग नहीं होता, अच्छी प्रकार से फसल को प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से हमने आज पढ़ा, कल भी हमने पढ़े, जिसमें परंपरागत जल के जो साधन थे, किस तरीके से पानी को बचाया जाता है, उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था बावड़ी के बारे में, उसके बाद में तालाब के बारे में, टाँके के बारे में, जोड़ के बारे में, खड़ीन के बारे में, ठीक है, कुई के बारे में या बेरी के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद में हमने जो जल के जो आधुनिक तरीके हैं वो समझे, जिनमें तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, जिनमें एनीकट का निर्माण है, बांध बनाना है, छत का जो पानी है उसको संग्रहित करना है, इसके अलावा बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है ना, इसके अलावा फव्वारा सिंचाई है, इनके माध्यम से हम जल को बचा सकते हैं। लास्ट टॉपिक बच रहा है, इसमें हम जल स्वावलंबन योजना में आपको कल कराऊंगा, ठीक है। अब कंप्लीट हो गया है ये लेसन, तो अब आपको मैं
कल बता दूंगा जल स्वावलंबन योजना।